ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्केलर एंड वेक्टर्स खत्म कर लिया थे। स्केलर वेक्टर्स में हम लोगों ने लास्टली जो देखा था कि भाई कैसे ट्रिक के बेसिस पर हम याद रख सकते हैं कौन सी क्वांटिटी वेक्टर्स हैं और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर्स नहीं है। जिनमें से हमने देखा था जिस वर्ड में व, ब और अण लगा रहता है वो वेक्टर्स होता है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें ब व तो लगा होता है बट वो वेक्टर्स नहीं होते हैं। वो एक्सेप्शंस को भी मैंने याद करवाया था। और उसके पहले अगर देखें तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला वो पढ़ा था। यूनिट वेक्टर का क्या कंसेप्ट होता है, उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन। मोशन, ठीक है, मोशन। एक मिनट, मोशन, ठीक है, मोशन। अब देखो, मोशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सवाल भी आने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। तो मोशन पहले समझते हैं। मोशन, मोशन को हिंदी में कहते हैं गति, है ना, गति। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई इंसान हो, गाड़ी हो, जानवर हो, कोई भी हो, अगर वो चल रहा है इन द सेंस कैसे चलेगा। हाँ देखो, जैसे कि ये मैं बनाता हूं, कोई इंसान है, ये ऐसे है, ठीक है। अगर इसकी जो पोजीशन है ये चलेगा कैसे, जैसे अभी यहाँ था फिर यहाँ हो गया। मैं यहाँ नंबरिंग डाल देता हूँ कि जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अभी मैं इस इंसान को देख रहा हूँ कि ये ए पर है, फिर ये बी पर पहुंच गया, फिर ये सी पर पहुंच गया, ठीक है, और फिर ऐसे ही आगे डी पर पहुंच गया। तो हम इसे कहेंगे ये मोशन में है। ये किस में है, मोशन में है। कैसे पता चला कि इसको हम ऑब्जर्व किए और एक अंदाजा लगाया अपने सराउंडिंग से, कि जैसे मान लो कि आसपास में कोई पेड़ वगैरह रहा होगा, ठीक है, या कोई बिल्डिंग रही होगी, है ना, या कोई तालाब रहा होगा। तो हमने देखा कि ये इंसान उस चीजों को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। और जब वो पेड़ से बिल्डिंग की तरफ पहुंचा तो मान लो कि यहाँ पर टाइम हो रहा था 1 सेकेंड, फिर यहाँ जब पहुंचा तो यहाँ पर हो गया 2 सेकेंड, जब ये बिल्डिंग से यहाँ पर पहुंचा तो हो गया 3 सेकेंड, ठीक है। यानी हर सेकेंड टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम कहें तो इसका पोजीशन चेंज होते जा रहा है। क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज होते जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो इंसान है वो मोशन में है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ चीजें दिखाता हूं कि क्या ये लोग भी मोशन में हैं, ठीक है। उसको बताना कि क्या कोई इंसान अगर एक जगह रुका हुआ है, जैसे मान लो ये तुम्हारे चाचा है, इसको मैं एक जगह ले लेता हूं, आ जाओ, ठीक है। ये अब ये तुम्हारा चाचा यहाँ अपनी जगह हिल डुल रहा है बढ़िया, तो क्या ये मोशन में है? नहीं, ये हिल डुल तो रहा है लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। इसकी पोजीशन, अगर मैं मान लू ये ए है और यहाँ पर बी है, तो यहीं पर खड़े होकर टुकुर टुकुर इधर उधर देख रहा है किसी को, लेकिन ये ए से बी तक नहीं जा रहा है, या मैं यहाँ कह दूं सी है, सी पर नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये मोशन में नहीं है, ये मोशन में नहीं है। क्लियर, ये मोशन में नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं ये बात करूं कि एक और ऑब्जेक्ट दिखाता हूं, ये डायनासोर दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर मैं इसको कहूं कि बताओ अभी के समय में ये अपने एक ही जगह पर ऐसे ऐसे, मान लो कि ये ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है। किस पे दौड़ रहा है, ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है। तो क्या ये मोशन में है? नहीं, ये मोशन में नहीं है, ये मोशन में नहीं है। लेकिन अगर अगर इसे मैं मूव करने के लिए कह देता हूं और ये आगे की तरफ बढ़ने लगता है, तब बताओ ये मोशन में है कि नहीं है? है, ये मोशन में है, ये मोशन में है। इसको बुलाओ मत, ये वापस आ जाता है और ये यहां से वापस आने लगेगा। तो ये मोशन में है। कैसे पता चला है मोशन में है? कैसे पता चला है मोशन में है?
ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। यानी ये जो जगह है फिजिक्स में, इस जगह को हम लोग कहते हैं पोजीशन। ठीक है, ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है और पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। ठीक है, पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स से, एक्स से। और ये पोजीशन किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? तो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और टाइम को हम लोग तो स्मॉल टी में रिप्रेजेंट करते ही हैं, है ना। तो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे ही हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। अब देखो एक नया कंसेप्ट निकल के आएगा कि कोई अगर पूछेगा कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी, इसी को हम क्या कहते हैं? गति। ठीक है, और मोशन, मोशन को भी हिंदी में क्या कहते हैं? गति, गति। यानी किसी ऑब्जेक्ट में अगर वेलोसिटी है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। मैंने कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी है, वेलोसिटी, वेलोसिटी किसे कहेंगे? उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 अपॉन t। x क्या है? पोजीशन। x क्या है? पोजीशन। और x2 रखा हूं तो मतलब दूसरे नंबर का पोजीशन, x1 रखा हूं तो मतलब पहले नंबर का पोजीशन। यानी ये जो डायनो है, ये अगर यहां, इसको घुमा देता हूं, इधर चल, इधर गया। ठीक है, अभी ये एक नंबर की पोजीशन पे था, अब ये चलते चलते 2 नंबर की पोजीशन पे चला गया। तो मैंने क्या कहा कि जब 1 नंबर पे था तो t1 1 सेकेंड हुआ था, 2 नंबर पे गया तो 2 सेकेंड हो गया। यानी हर सेकेंड इसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और इसी चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम कहते हैं वेलोसिटी। इसमें जो x1 है वो इसकी इनिशियल पोजीशन को बताएगा, इनिशियल पोजीशन, और x2 है वो फाइनल पोजीशन को बताएगा। समझ में आया? तो हमने क्या कंसेप्ट समझा कि वेलोसिटी क्या होता है। पहली चीज हमने समझा कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेलोसिटी किसे कहते हैं? क्या डेफिनेशन हो जाएगा कि चेंज इन पोजीशन, पोजीशन का मतलब x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी t। यानी v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t। जब भी दो क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस निकालते हैं उसको फिजिक्स में डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा का मतलब डिफरेंस निकाला जा रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा x अपॉन टी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया किसका? वेलोसिटी का। अच्छा, अब हम थोड़ी पोजीशन के बारे में और डिटेल से बात कर लेते हैं, हालांकि हमने बात किया हुआ है। देखो पोजीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि ये जो डायनो है ठीक है, ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गया तो कितनी दूरी तय किया, है ना, कितनी दूरी तय किया। तो या तो हम इसका निकाल सकेंगे डिस्टेंस, या तो हम निकाल पाएंगे डिस्प्लेसमेंट, या हम निकाल पाएंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। क्या हम लोग यूनिट वेक्टर जब पढ़ रहे थे तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था? तो क्या बता सकती हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है? ओके, देखो समझते हैं। ठीक है, मान लो कि ये क्या है? सड़क है। ठीक है, रोड है। ठीक है, मैं रोड बना देता हूं, रोड है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, और वो रोड को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है?
रोड में कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है नहीं कि मान लो ये अभी जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में तो ये चला जाएगा साउथ ईस्ट में, ये चला जाएगा फिर से नॉर्थ ईस्ट में। इसमें कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोड को फॉलो करता है, वो जिन पॉइंट्स को कवर करता है, जितना भी पॉइंट्स कवर कर ले, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया पॉइंट ए, यहाँ पे डाल दिया पॉइंट बी और यहाँ पे डाल दिया पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी। और मैं एक ले लेता हूं एक और ऑब्जेक्ट ताकि मैं बता सकूं। जैसे आ जाओ भाई, जैसे ये महाशय हैं, इन महाशय को मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो इनको हिलने डुलने की आदत रहती है, तो ये हिलते डुलते पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, फिर पॉइंट बी से चलते 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 पॉइंट सी पर पहुंच गया। यानी हमने क्या कहा कि ये एक पर्टिकुलर टाइम में रोड को फॉलो करते करते पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी को कवर कर लिया। यानी इसका पोजीशन ऑलरेडी चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुआ तो ये वेलोसिटी, मतलब इसके अंदर वेलोसिटी थी तभी पोजीशन चेंज हुआ, है ना, तभी पोजीशन चेंज हुआ। तो जब ये वेलोसिटी के साथ इन पॉइंट्स को कवर कर लेता है तो इसे ही हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पॉइंट्स कवर्ड किए जाते हैं, किसको फॉलो करके, रोड को फॉलो करके, बाय फॉलोइंग द रोड, वो क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस, वो होता है डिस्टेंस। लेकिन अगर इसी का एक शॉर्टेस्ट पॉइंट हम निकाल लेते हैं, शॉर्टेस्ट पॉइंट, जैसे ए से सी, ये शॉर्टेस्ट पॉइंट क्या कहलाएगा। जैसे इसको ए बी न जाना हो और ये अपना साइज बड़ा कर ले, बोला इतना नहीं जाऊंगा मैं, अब मैं सीधा फिर घूम जा, मैं सीधा ए से छलांग मारूंगा और सीधा कहां पहुंचूंगा, सी पर। तो इसने क्या किया, ये इसने डिस्टेंस कवर्ड किया या डिस्प्लेसमेंट, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो जो शॉर्टेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूं, शॉर्टेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस किसे कहेंगे, पॉइंट्स covered by a person or a object with respect to रोड के रिस्पेक्ट में जो भी पॉइंट्स कवर्ड किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। समझ में आया, पॉइंट्स कवर्ड बाय फॉलोइंग द रोड इज कॉल्ड डिस्टेंस। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, बुकी लैंग्वेज नहीं है ये, एकदम आसानी से जो समझ में आए अपने को। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करते हैं वही फिजिक्स है, समझ में आया। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में समझ में आ गया। ओके, अब अगर मैं कहूं कि बताओ डिस्टेंस बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बड़ा होगा। कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाते हैं। मान लो जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर कोई सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में जो हमारा पॉइंट ए से बी पर अगर जाना है, जैसे पॉइंट ए से बी आएगा इंसान यहां से, वापस से यहीं पर खत्म हो जाएगा। यानी इस सिचुएशन में हमारा जो डिस्टेंस है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। मैंने एग्जांपल दिया था, बताया था कि अगर तुम्हें अपने कमरे से उठ करके किचन तक जाना है तो कमरे से किचन के बीच का जो दूरी है वही डिस्टेंस भी है और वही डिस्प्लेसमेंट भी है। तो हम दो चीजें हमें कंक्लूड हुआ कि डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, लेकिन कभी कभी ये सेम भी हो सकती है ना। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन बट समटाइम्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। इतना क्लियर हुआ। अच्छा देखो, ये जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, किसके फॉर्मेट है, ये सब पोजीशन के ही फॉर्मेट है। पोजीशन है ना, पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स में, और पोजीशन का अगर यूनिट हम कहेंगे तो किसी भी डिस्टेंस को हम किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। ठीक है, ये हो गया हमारा
यूनिट। ठीक है, ये हमने 3 चीजें पहले क्लियर की, एक पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और चौथी चीज जो है वो हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी डेफिनेशन डेल्टा एक्स अपॉन टी। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स, देखो जब अगर हमें फॉर्मूला पता हो जाता है ना तो डेफिनेशन ऑटोमेटिक बन जाता है। फॉर्मूला अगर पता हो तो डेफिनेशन ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे अगर मुझे पता हो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज, और एक्स क्या है? पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। क्या फिजिक्स हार्ड है? नहीं, एकदम सिंपल है, बस व्यवहारिक जीवन में उसे लाओ, उतारो। ठीक है, वेलोसिटी समझ में आया? ओके, अच्छा अब हम लोग थोड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ए से बी की जो लंबाई है वो है अगर 4 मीटर और बी से सी की लंबाई है 5 मीटर, तो बताओ हमारा डिस्टेंस कितना होगा? यस, डिस्टेंस कितना होगा? अगर तुम्हें ए से सी तक जाना रहेगा तो डिस्टेंस कितना कवर करोगी तुम? 9 मीटर, यानी ए बी प्लस बी सी, 4 प्लस 5 बराबर 9 मीटर। लेकिन अगर मैं यहीं पर कहूं चलो हमें डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, मतलब डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? डेफिनेशन के हिसाब से नॉर्मल भाषा में डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? शॉर्टेस्ट पोजीशन ऑफ डिस्टेंस। बताओ इसका शॉर्टेस्ट पोजीशन क्या होगा डिस्टेंस का? ए से सी तक, मतलब मुझे ए और सी की लंबाई निकालनी पड़ेगी। अब ए और सी की लंबाई निकालने के लिए मुझे क्या दिख रहा है कि इसमें एंगल बन रहा है, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो सीधा लगा दो, ए सी कैसे निकलेगा? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा ए बी क्या है? 4 मीटर, यानी 4 का स्क्वायर, प्लस बी सी है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 25, कितना हो जाएगा? ये कितना आ जाएगा? सॉरी, हाँ 16, 4 का 16, 4 का 16, तो कितना हो जाएगा? 25, 25 10 35 और 35 6 41। अगर मैं AC निकालूंगा तो ये रूट ऑफ 41 मीटर। समझ में आया? रूट ऑफ 41 मीटर। अब अगर मुझे कंपेयर करना है कि अच्छा ये डिस्टेंस, हमने कहा कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट छोटी होती है, कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाती है, तो मुझे बताओ ये रूट तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नॉर्मल लैंग्वेज में बताओ कैसे पता चलेगा कि AC की वैल्यू छोटी है या नहीं? तो हमें पता होता है कि अच्छा बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। अगर मैं कहूंगा 6 का स्क्वायर तो 36, 7 का स्क्वायर तो 49। हमारी जो वैल्यू है ये स्क्वायर रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है ये है 41, ये है 41। अब यहां अगर हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू चली जा रही है, 7 का स्क्वायर 49 है और 6 का स्क्वायर 36 है, यानी ये जो 41 है इस 36 और 49 के बीच में है, यानी 6 और 7 सेंटीमीटर के, सॉरी 6 और 7 मीटर के बीच में हमारी AC की वैल्यू आएगी। और हमारा डिस्टेंस कितना आया है? 9 मीटर। AC अगर 6 या 7 मीटर आएगा तो क्या, देखो 7 मीटर तो आएगा नहीं पूरा, क्योंकि अभी भी 49 नहीं है ये, है ना, 7 से कुछ कम ही आएगा, मैं मान लेता हूं कि 6.5 आ जाएगा। तो 6.5 मीटर बड़ा है या 9 मीटर बड़ा है? 9 मीटर। यानी हमने जो थियरी पढ़ा था प्रैक्टिकली हमने देख भी लिया कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, है ना, डिस्प्लेसमेंट से। चलो ऐसे ही हम लोग एक और कैलकुलेशन करेंगे, मुझे बताना। मान लो एक ये पॉइंट है,
ठीक है। यहाँ है ए बी सी डी ई, इसकी वैल्यू है 1 2 3 4। मुझे इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ कितना वैल्यू आएगा। डिस्टेंस कितना आ जाएगा 10। कैसे? 1 2 3 4 सबको ऐड कर दो। 1 2 3 3 6 4 10, तो यानी डिस्टेंस हमारा आ गया 10 मीटर। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। डिस्प्लेसमेंट सेम, पहले ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसका हम ये पॉइंट निकाल लेंगे, उसके बाद ये पॉइंट निकाल लेंगे, क्योंकि इस पूरे ABCD का शॉर्टेस्ट पॉइंट क्या होगा, A से E तक, है ना। A से E, और A से E किससे मिलकर बना है, AC प्लस CE इज इक्वल टू AE, है ना। तो हमें ये पॉइंट चाहिए और ये पॉइंट चाहिए, तो इसको सेम पाइथागोरस से निकालो, इसको पाइथागोरस से निकालो। कितनी वैल्यू आ रही है ऊपर वाले की कितनी आ रही है, √5। बहुत बढ़िया, ओके। √25, √25 मतलब हम बाहर लिख सकते हैं 5, है ना, 5। अब देखो, अब अगर मैं AE को मैं निकालूंगा तो हमारा हो जाएगा AC प्लस CE। तुमने AC निकाला √5 और प्लस CE निकाला 5। अगर मैं जोड़ दूं तो ये देखो, यहाँ पर आया है 10 मीटर और यहाँ पर आया है ये 5 मीटर और उसमें प्लस √5 जुड़ा हुआ है। तो √5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम हमको पता रहता है कि जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना, 9। यानी हमारा जो √5 है ये 4 और 9 के बीच की कोई वैल्यू है, यानी मतलब 2 मीटर या 3 मीटर के बीच की कोई वैल्यू रहेगी। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये 2.5 मीटर होगा, √5 की वैल्यू कितना है, अप्रोक्सीमेटली 2.5, और प्लस इसमें 5 जोड़ दूं तो भी ये वैल्यू कितना आएगा, 7.5 मीटर। यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट 7.5 मीटर और डिस्टेंस 10 मीटर। कौन बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है। कितना क्लियर हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, प्रैक्टिकली थियोरेटिकली दोनों समझ में आ गया। ओके, ठीक है। अब एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है और ये पॉइंट है A, और यहां से मान लो कि इसका जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस वो दिया हुआ है, बाहर लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, R इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर। तो बताओ इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मान लो कि A से, और यही पॉइंट है B भी इसी पॉइंट पर है, A से B मुझे ट्रेवल करना है, तो कितना होगा डिस्टेंस और कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, देखो, अगर डिस्टेंस निकालना है तो मतलब मुझे इसका पूरा सरकमफरेंस निकालना पड़ेगा, है ना, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो हमको पता है सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल का होता है 2πr, ये फॉर्मूला होता है सरकमफरेंस यानी परिधि, ठीक है, परिधि 2πr। यानी मुझे यहां से अगर चलना है तो पूरा ये सर्कल को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा मेरा 2πr। 2π मतलब 360 डिग्री बन जाता है ये पूरा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.17 या 22/7। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 2 इंटू 3.14 इंटू r, मतलब ये जो रेडियस है, रेडियस कितना दिया है 5 मीटर, तो यानी 5 हो जाए। यानी यहां अगर हम देखेंगे 5 दूनी 10 गुणते 3.14 यानी 31.4 मीटर, 31.4 मीटर।
ये हमारा क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्योंकि ये जो पाथ है ये सर्कुलर है, और हमने डिस्कस किया है कि सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कितना होगा, सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट ठीक है, सेम होगा। इतना क्लियर है? बहुत अच्छा, अगर मैं एक और इसी का सिचुएशन दे देता हूं कि मान लो ये कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और ये रेडियस है 2 मीटर, ठीक है, रेडियस है 2 मीटर। मुझे ये पॉइंट ए से ये पॉइंट बी तक जाना है। अब इसमें कैलकुलेट करो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हाँ, ओके, कैलकुलेट करो। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे हमने कहा कि हमें पॉइंट ए से बी तक जाना है, पॉइंट ए से बी तक। अब देखो, इसमें हमारा जो एरिया है वो मतलब कि डिस्टेंस है वो आधा ही कवर करना है, और हमको पता है कि जो सर्कल का पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो पूरा होता है 2πr। ये कब होता है, जब हम पूरा सर्कल कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ए से बी आधा ही सर्कल कवर करना है, तो हमारा ये जो पैरामीटर का फॉर्मूला है उसको भी हमें 2 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, मतलब आधा करना होगा। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर, पाई आर। और ऐसी सिचुएशन में हमें पता है पाई की वैल्यू क्या है, 3.14, और आर दिया हुआ है 2, यानी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.28 मीटर। यानी हमारा जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये दोनों कितना है, 6.28 मीटर, 6.28 मीटर। इतना क्लियर हुआ? चलो वापस एक फटाक से क्विक रिवीजन हम मुझे बता दो कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है कैसे पता करेंगे। अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा रहा है मतलब मोशन में है। बताओ, डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा होता है? डिस्टेंस बड़ा होता है। ओके, वेलोसिटी, वेलोसिटी किसे कहते हैं? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब एक नया टर्मिनोलॉजी समझते हैं। देखो, जब हमने पोजीशन में चेंज किया तो हमें वेलोसिटी मिला। अब सोचो कि अगर वेलोसिटी में चेंज होने लगे तब क्या होने लगे, वेलोसिटी में चेंज होने लगे तब जैसे मान लो, मैं समझता हूँ, ये एक रोड है, ठीक है, रोड है और ठीक है। अब यहां पर मैं एक बाइक बना देता हूँ, ठीक है, ये बाइक है, कंसीडर करो ये बाइक है। अब ये बाइक, ये पोजीशन है ए, ये पोजीशन है बी, ये पोजीशन है सी, ठीक है। ये बाइक यहां से उठ करके यहां तक चल रही है, यानी हम क्या कह रहे हैं, पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी इसके अंदर वेलोसिटी है, इसके अंदर गति है। अब यहां मैं डिफाइन कर रहा हूं कि जब ये पॉइंट ए पर था तो इसकी वेलोसिटी थी कि ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी। लेकिन जैसे ही बी पर पहुंची इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जैसे सी पर पहुंची इसकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि इसकी वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। जब ये v, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी तो मान लो वहां पर t 1 सेकंड था। जब ये 10 मीटर प्रति सेकंड हुआ तो यहाँ पर t 2 सेकंड हो गया। जब ये v 15 मीटर प्रति सेकंड था तब यहाँ पर t 3 सेकंड हो गया। यानी कि इसकी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
टाइम जैसे जैसे चेंज होते जा रहा है, इसकी वेलोसिटी भी चेंज होती जा रही है। तो जब कभी भी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। यानी कि देखो, समझो पहले, एक्सेलरेशन का मैंने क्या बताया कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज होता जाए, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको कुछ इस तरीके से समझो कि अगर तुम बाइक पर बैठी हो, है ना, तुम बाइक पर बैठी हो, बाइक चला रहा है कोई, बाइक चला रहा है। अब इसने किसी और सुंदर कन्या को देखा, मान लो सिंगल लौंडा है, लड़का है, किसी सुंदर कन्या को देखा और उसने अपने बाइक का एक्सेलरेटर बढ़ा दिया, तो उसके बाइक की स्पीड भी बढ़ जाएगी, है ना, उसके बाइक की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा कि जब ये अभी नॉर्मल पे था, 1 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, बी पर देखा, वाह 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 क्या सुंदर कन्या जा रही है, उसके सामने थोड़ा स्टंट मारता हूं, उसने अपना एक्सेलरेटर को घुमाया और उसकी स्पीड बढ़ गई। ये क्या था? एक्सेलरेशन था। तो याद रखना, जब भी एक्सेलरेशन आता है वो वेलोसिटी को बढ़ाता है। क्या याद रखना है? एक्सेलरेशन आता है तो वेलोसिटी को बढ़ाता है, एक्सेलरेशन आता है तो वेलोसिटी को बढ़ाता है। लेकिन एग्जाम में ये भी स्टेटमेंट दिया रहता है कि एक्सेलरेशन इज नोन एज चेंज इन वेलोसिटी और इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्सेलरेशन का सबसे एक्यूरेट फॉर्मूला क्या रहेगा? चेंज इन वेलोसिटी या इंक्रीज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि इनिशियल कंडीशन में वो वेलोसिटी कुछ और थी, बढ़ गई तो कुछ और हो गई, यानी वेलोसिटी में चेंज आया। तो वेलोसिटी में चेंज आया, तो याद रखना इस पॉइंट को। एक्सेलरेशन के बारे में जब पूछता है तो वहां पर ऑप्शन बी पर दिया रहता है एक्सेलरेशन ऑलवेज इंक्रीज द वेलोसिटी, और सी पर दिया रहेगा एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। यानी एक चीज हमें कंफर्म हो गया कि भाई एक्सेलरेशन जब भी आएगा, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड रहेगी, गाड़ी की जो स्पीड रहेगी, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है। अब लेकिन सोचो कि यही जो लड़का था, ये जब बी पर पहुंचा, आगे गया सी पर, उसने देखा ओहो पापा है सामने, पापा है, उसने अपना एक्सेलरेशन को कम कर दिया। अब उसकी स्पीड गई घट, या उसने वो ब्रेक मारना शुरू कर दिया, धीरे धीरे ब्रेक मारना शुरू कर दिया, डिसेंसी में चलाऊंगा नहीं तो पापा लतियाएंगे, घर पे बहुत मार पड़ेगी। उसने ब्रेक मारना शुरू कर दिया और इसकी स्पीड होने लगी कम। तो जब ये ब्रेक मारेगा और स्पीड को कम करेगा तो भी इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी मान लो ये 10 मीटर प्रति सेकंड चल रही थी, अब यहाँ आते आते अगर 5 मीटर प्रति सेकंड हो गई, यानी यहाँ पर भी इसके वेलोसिटी में चेंज आया कि नहीं आया? आया, इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। तो जब ऐसे सिचुएशन में वेलोसिटी कम होती है, इसे हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? डी एक्सेलरेशन। लेकिन फिजिक्स में डी एक्सेलरेशन वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। हमें देखो, एक्सेलरेशन से हमें समझ में आएगा स्पीड बढ़ेगी, डी एक्सेलरेशन से समझ में आएगा स्पीड घटेगी, धीमी होगी। यहां पर वर्ड यूज किया जाता है रिटार्डेशन। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन को हिंदी में कहते हैं मंदन, यानी मंदन, मंद करना मतलब स्लो करना। बात समझ में आ रहा है क्या? बताओ, एक्सेलरेशन आएगी तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और रिटार्डेशन अगर होगा तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट याद रखना, एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ा देगा और रिटार्डेशन स्पीड को घटा देगा। इतना चीज समझ में आया क्या?
ओके, तो बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए, एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी हम इसको लिख क्या सकते हैं? पहले एक वेलोसिटी रहेगी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी और फिर फाइनल वेलोसिटी। तो हमेशा जब चेंज आता है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अपॉन टाइम। तो मैं मान लेता हूं कि फाइनल वेलोसिटी को मैं v लिखता हूं और इनिशियल वेलोसिटी को u लिखता हूं अपॉन t। समझ में आया? तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला याद रहेगा। ओके, एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला याद रखना। अच्छा, जब भी एक्सेलरेशन होगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, है ना, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ, और जब रिटार्डेशन होगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि स्पीड को ये कम करते 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 जा रहा है और एक वक्त आएगा कि ये 0 हो जाएगा। समझ में आया? ये 0 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है? ओके, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन करूं कि एक कार थी, एक कार उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी u वो 10 मीटर प्रति सेकंड थी, 10 मीटर प्रति सेकंड थी, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी v थी वो 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई। तो बताओ इसमें एक्सेलरेशन कितना है? कैसे निकालोगे? अभी तुम्हें कहना चाहिए कि अच्छा इसमें टाइम कितना है, टाइम। ठीक है, तो टाइम का फैक्टर है। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि देखो, इनिशियल वेलोसिटी वो 10 मीटर प्रति सेकंड था, 4 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी थी कितनी बढ़ के हो गई? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो अब बताओ इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 20, इनिशियल वेलोसिटी है 10 अपॉन टी। ये हो जाएगा 10/4, यानी 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 5/2। अगर मैं लिखूं तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड नहीं, पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे हुआ पर सेकेंड स्क्वायर? देखना है तो सिंपल, देखो एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टी। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। टाइम यहां चला जाएगा तो एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, बात समझ में आ रही क्या? ये जो मैंने वैल्यू निकाली है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि जो पर्सन है, जो गाड़ी है, उस गाड़ी की स्पीड में ना हर सेकेंड 2.5 की इंक्रीमेंट हो रही है, हर सेकेंड। अगर इनिशियल में मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी में हर सेकेंड, अभी मान लो ये t = 1 सेकेंड पे था तो 2 सेकेंड पे जाएगा ना, तो इसमें 2.5 और ऐड कर दो तो इसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी? 12.5। फिर जब 3 सेकेंड पे जाएगा तो फिर इसमें 2.5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 15। इसी तरीके से करते करते जब ये 4 सेकेंड का होगा तो इसमें 2.5 ऐड होगा तो वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यानी एक्सेलरेशन स्पीड को कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ाता है, कांस्टेंट वैल्यू से। कांस्टेंट मतलब एक क्या, पहले ऐसा था कि t1 सेकेंड में 2.5 मीटर बढ़ा, फिर जब t2 हो गया तो 3 मीटर बढ़ गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं, हमेशा 2.5 2.5 2.5 हर सेकेंड ऐड होते जा रहा है। 2.5 क्लियर हो रहा है क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं कहूं कि जैसे कोई कार है,
कोई कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, और इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। तो 4 सेकंड बाद t इक्वल टू 5 सेकंड बाद इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी? बताओ, फाइनल स्पीड कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला में रखना पड़ेगा, तो रख देते हैं, फॉर्मूला में रख देते हैं, क्या दिक्कत है? चलो हम रख देते हैं। जैसे हमको पता है कि a फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t, हमें a क्या दिया है? a दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी पूछा है, और इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टाइम दिया है 5 सेकंड, है ना? तो यहां लाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये v इज इक्वल टू v माइनस 20 और v को यहीं रखेंगे तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। यानी 5 सेकेंड के बाद गाड़ी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर नहीं, सिर्फ सेकेंड, ठीक है? वो एक्सेलरेशन है। इतना क्लियर हुआ क्या? ओके, अच्छा, अगर मैं कहूं कि एक और इससे क्वेश्चन कर लेते हैं कि ठीक है, आगे का न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। आज हमने क्या क्या देखा, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? जैसे हमने देखा कि मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है। मोशन में हमने डिस्टेंस के बारे में समझ लिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट समझा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी समझा, वेलोसिटी समझा, एक्सेलरेशन समझा, एक्सेलरेशन समझा, और डी एक्सेलरेशन समझा, डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन को फिजिक्स में क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। बोलो 4 बार, रिटार्डेशन, 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 रिटार्डेशन मतलब मंदन, मंदन, मंदन। इन सारे कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत ना। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।